क्या आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं और आप लोग भी अपने थीसिस राइटिंग में स्टक हो गए हैं बिकॉज ऑफ प्लेजरिज्म और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आप इस प्लेजरिज्म के मसले को रिजॉल्व करें? तो आज का लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग प्लेजरिज्म की वजह से अपनी थीसिस राइटिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर टुडे। आप लोग सारा काम कर चुके हैं अपने थीसिस का, अपने रिसर्च वर्क का, आपने सर्वेस कर लिए हैं, अपने क्वेश्चनियर्स फिल कर लिए हैं, आपने एनालिसिस कर लिया है अपने सारे के सारे काम पर। अब टाइम है उस सारे काम को लिखने का। कहीं ना कहीं आप लोग एक प्रॉपरली एक थीसिस को राइट भी कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने जब उस थीसिस का प्लेजरिज्म चेक किया तो वो प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि आप कोई 100 पेजेस का जो थीसिस है या 100 प्लस पेजेस का जो थीसिस है उसमें से प्लेजरिज्म को किस तरह रिमूव करें। हमने तो इतनी मुश्किल से भाई सारे का सारा थीसिस लिखा था, अब हम इसको किस तरह से दोबारा बैठें और दोबारा बैठ के हम लोग कैसे इस प्लेजरिज्म को रिमूव करें, हमें समझ नहीं आ रही। हमने तो सारा हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं तो हम लोग कहते हैं हमने तो सारा काम बहुत मेहनत से किया है, हमने तो सारा का सारा काम खुद से लिखा है। क्योंकि जब भी हमें कोई टीचर कहता है ना कि आपने इसको पैराफ्रेज करना है, आपने इसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी हमने इसको सारा के सारा अपने वर्ड्स में लिखा है, ये प्लेजरिज्म फ्री काम है। लेकिन जब वो लोग टीचर्स वगैरह ही मोस्टली प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो वो जब प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो टीचर्स फिर कहते हैं कि भाई आप लोगों ने सारे का सारा काम जो है वो कॉपी पेस्ट किया है। और हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं कि भाई हमने तो कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने तो डिफरेंट आर्टिकल्स में से निकाल निकाल के लिखा है। तो वो पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट पे हम लोग आगे स्टक हो जाते हैं कि हमारा जो माइंड है स्टेज पे वो कह रहा होता है कि हमने तो कॉपी पेस्ट ही नहीं किया, लेकिन वो हमने कॉपी पेस्ट कहीं ना कहीं किया होता है। हम इज एम आर ऑफ माए का वर्ड चेंज करके उस पूरी सेंटेंस में तो कह रहे होते हैं कि हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, जो कि बिल्कुल गलत होता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लेजरिज्म का मसला है उसको वो रिजॉल्व ही नहीं होता। तो चाहे आप लोग एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं या चाहे आप लोग प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हैं, अगर तो आप लोगों ने प्लेजरिज्म को रिजॉल्व नहीं किया, इसको रिमूव नहीं किया अपने राइटिंग वर्क में से, तो आपका सारे का सारा काम जो है वो वर्थलेस है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ना ही आपका थीसिस एक्सेप्टेबल होगा, ना ही फर्दर उसके ऊपर कोई भी आर्टिकल लिखा जा सकता होगा। तो आपने इतनी ज़्यादा जो मेहनत की है 6-8 महीनों से, वो सारी की सारी जो है बेकार जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो मसला आता है ना एंड पे, वो प्लेजरिज्म का आता है कि हम लोग सारा का सारा काम कर लेते हैं, लेकिन जब काम लिख भी लेते हैं, राइटिंग भी थीसिस कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेकिन उसका जो प्लेजरिज्म है उसको रिमूव नहीं कर पाते। तो वहाँ पर आके हम लोग स्टक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम जो है ये वाला काम ले लेता है। तो आज हम लोग प्रॉपरली इसी के ऊपर बात करेंगे कि प्लेजरिज्म को हम लोग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं अपने थीसिस वर्क में से या अपने रिसर्च वर्क में से। प्लेजरिज्म एक सीरियस इशू है एंड कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे आप लोग एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं या प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका मेन फोकस जो है वो एकेडमिक राइटिंग पे है, यानी कि थीसिस का वर्क कर रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं या रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कुछ भी वट एवर, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है मोस्टली कि आप लोग को थीसिस में आके मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो स्टक हो जाते हैं प्लेजरिज्म की वजह से। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग सम इफेक्टिव प्लेजरिज्म रिमूविंग ट्रिक्स दैट कैन हेल्प यू इन अवॉइडिंग प्लेजरिज्म एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर टुडे। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म एक्चुअली में होता क्या है? तो प्लेजरिज्म एक ऐसा एक्ट है कि हम किसी का काम जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उस बंदे को प्रॉपरली क्रेडिट भी नहीं देते, उसको मेंशन भी नहीं करते, उसको बताते भी नहीं है कि हमने तुम्हारा काम जो है वो कॉपी कर लिया है। कोई भी चीज़ जो है हम इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने काम में और उसके वर्ड्स जो हैं, उसके सेंटेंस जो हैं उनको चेंज नहीं करते। उसको एज इट इज अगर दिस इज़ एन एप्पल लिखा हुआ है तो हम दिस इज़ एन एप्पल को ही कॉपी पेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे जो रिसर्च वर्क है, हमारा जो थीसिस है, उसके अंदर प्लेजरिज्म आता है। किसी का रिसर्च आर्टिकल था, उसके रिसर्च आर्टिकल में से हमने 3-4 लाइनें अपने रेलिवेंट ली, अपने टॉपिक के रेलिवेंट जो है वो कॉपी पेस्ट कर ली अपने काम में। तो फिर जब हम प्लेजरिज्म एट द एंड चेक करेंगे वहाँ पर प्लेजरिज्म एग्जिस्ट करेगा। हम इसको प्रॉपरली 1 बाय 1 भी डिटेल में भी डिस्कस करते हैं कि प्लेजरिज्म क्यों आता है, किन वजूहात की वजह से आता है। इसको हम लोग नेक्स्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए।
तो हाँ, तो आज के लेक्चर में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुके हैं, हम लोगों को भी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ी हैं, और तब हम ये कह सकते हैं कि हमें इतना ज़्यादा गाइड करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा काम है जहाँ पर हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो टीचर्स भी मोस्टली आपको कहते हैं कि आप ये काम कर लें, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि भाई हम कैसे करें, हम कोई आसमान से पढ़ के तो नहीं आए हुए नीचे। तो वहाँ पर हम थक जाते हैं, वो मतलब हमें उलझन होने लग जाती है। तो ये इस काम में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसकी वजह से आपके काम में 100% है कि आपके काम में कभी भी प्लेजरिज्म जो है वो नहीं आएगा। चाहे आप थीसिस राइटिंग कर रहे हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, आप रिसर्च राइटिंग कर रहे हैं, आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, मैं आपको 100% ये श्योरिटी कह रही हूँ कि भाई आपके आर्टिकल में प्लेजरिज्म नहीं आएगा, आपके काम में प्लेजरिज्म कभी भी नहीं आएगा। तो ऐसे आज टिप्स एंड ट्रिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। टिप और ट्रिक जो है वो ये है कि हम लोग प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स जो हैं उनको यूज़ करें। आप प्लेजरिज्म चेकिंग टूल गूगल पे जाके लिखें, हज़ारों चेकिंग टूल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, कुछ फ्री होंगे और कुछ जो हैं वो पेड होंगे। कहा जाता है कि जो फ्री चेकिंग टूल्स हैं उनसे हमें सही तरीके से पता नहीं चलता कि प्लेजरिज्म सही चेक हुआ है या डिटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। और या फिर ये कहा जाता है कि भाई जो पेड हैं उसको तो एज अ स्टूडेंट हम लोग कभी भी बाय नहीं कर सकते, हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम स्टूडेंट होकर तो जो प्लेजरिज्म चेक करें। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा फ्री को ही प्रेफर करेंगे कि हम फ्री में ही देख लेते हैं कि प्लेजरिज्म चेक होता है कि नहीं होता। तो क्यों नहीं होता भाई, हम लोग कर चुके हैं, प्लेजरिज्म चेक होता है फ्री में। बहुत से ऐसे टूल्स हैं फ्री के प्लेजरिज्म चेकिंग के, जिधर से हम लोग अपने डाटा, अपने थीसिस वर्क को डाल के उसका प्लेजरिज्म चेक कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि किस किस लाइन में, किस किस सेंटेंस में, किन वर्ड्स में प्लेजरिज्म है, और हम वहाँ से उसको रिमूव कर लेते हैं। हमें हमेशा जब ये हम प्लेजरिज्म का जो मेन इशू आता है ना, ये आता है कि हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वर्ड को। हमने अगर लिखा हुआ है दिस इज एन एप्पल, तो उसको वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, उसके अंदर चेंज नहीं करेंगे। हम उसको सेंटेंस बनाने की, उसके साथ एक और सेंटेंस जोड़ने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं कि जी लिखा लिखाया मिल गया, और इज एम आर कि हम लोग जी चेंजिंग करके कहते हैं कि भाई हमने खुद इसको काम किया, तो वो चीज़ गलत है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हम इतने ज़्यादा, हमारी अगर हम पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, तो हमारी इंग्लिश इतनी ज़्यादा हाई नहीं है कि हम लोग प्रॉपरली ये 100 पेजेस का एक थीसिस जो है खुद से लिखें। हम नहीं लिख सकते, हमने दूसरे लोगों का काम के अंदर ऐड करना है, तो वहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती हैं। थीसिस वर्क में मोस्टली कहा जाता है कि 5 to 10% प्लेजरिज्म माफ़ होता है। तो 90% जो है वो यूनिक होना चाहिए, और अगर 10% आपके पास प्लेजरिज्म आ रहा है तो इट्स ओके, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो आप प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर लिखा है या एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, तो आप पहले उसको प्लेजरिज्म चेकिंग टूल में जाके चेक करेंगे, देखें कि अगर हमने इसको अपने वर्ड्स में लिखा भी है तो उसके अलावा भी कहाँ पर प्लेजरिज्म आ रहा है। आप अक्सर पता भी नहीं होता कि आपका एग्जाम ई की वही चेंजेस की वजह से भी प्लेजरिज्म आता है। तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, और वहाँ से फिर उसको डिटेक्ट करके उस चेंजेस को उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब उस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। किस तरह चेंज कर सकते हैं उस सेंटेंस को, उस टूल से चेक करके आप अपने डाटे को पैराफ्रेज कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से पैराफ्रेजिंग टूल्स भी आपको मिल जाते हैं इंटरनेट पे बहुत इजीली। और अगर आप मोस्टली जो ये होता है कि जो पैराफ्रेजिंग टूल्स हैं वो भी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पास प्लेजरिज्म आ जाता है। लेकिन पैराफ्रेजिंग टूल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी जब हम लोग उस पैराफ्रेजिंग टूल्स को यूज़ करें तो दोबारा से हम लोग अपने प्लेजरिज्म चेकिंग टूल में जाकर चेक करें कि क्या ये यहाँ पर प्लेजरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मोस्टली होता है कि नहीं कर रहा होता, कभी कभी आ भी जाता है, क्योंकि ठीक तरीके से अगर बार बार अगर हम एक लाइन को पैराफ्रेज करते जाएंगे तो भाई वो कितनी चेंज हो जाएगी, आगे पीछे लिख देंगे तो
उसको अच्छे तरीके से जो है, अगर लिखा हुआ है ना कि दिस इज़ माय आर्टिकल एंड आई विल शो यू समथिंग, तो इसको एक प्रॉपरली अच्छी लाइनों में लिखें ताकि उसकी सेंस वही रहे लेकिन उसकी जो वर्डिंग है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम लोग पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग टूल्स जो हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद भी इसको समराइज़ कर सकते हैं। उनकी अगर जो चीज़ 5 लाइनों में लिखी हुई है उसको आप 2 लाइनों में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं समराइज़ करके, जिसकी वजह से आपके राइटिंग में कभी भी प्लेजरिज्म नहीं आएगा। उसके अलावा है कि आप दो कोटेशन मार्क्स यूज़ करें। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर अक्सर किसी फ़िलासफ़र की कोई ना कोई कोटेशंस होती हैं लिखी हुई, तो जब भी आप किसी भी फ़िलासफ़र की, किसी भी बंदे की कोटेशंस को कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसकी कोटेशन को हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमने एज इट इज़ वो ऐड करनी होती है। तो एक तो उसके ऊपर हम लोग कोटेशन मार्क्स लगाएं, दूसरा हम आगे साइटेशन ऐड करें, उसका रेफरेंस ऐड करें। या तो हम जहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि हम लिटरेचर भी लिख रहे होते हैं तो उसके आगे साइटेशन ऐड करते हैं, या एनालिसिस वाले पेज में, एनालिसिस वाले चैप्टर में हम लोग किसी का काम होता है, जिस तरह अगर हमने रिग्रेशन एनालिसिस किया है तो हमने उसको मेंशन करना है कि भाई ये वाला काम जो है, जो हमने इसके ऊपर एनालिसिस किया है इस काम पे, वो हमारे से पहले इस काम पे ये वाला एनालिसिस जो है वो किसने कर लिया है, तो उसको जब हम मेंशन करते हैं तो हम साइटेशन ऐड करते हैं। ऐसे ही हमने इसकी साइटेशन जो है प्रॉपरली ऐड करनी होती है। और अगर आप वहाँ पर साइटेशन ऐड नहीं करते तो आप रेफरेंस जो है एट द एंड ऑफ द थीसिस आपने ज़रूर उसके अंदर अपना रेफरेंस ऐड करना है, और बिल्कुल ठीक रेफरेंस ऐड करना है। ये नहीं कि डाटा कहीं और से लिया हुआ है और रेफरेंस आपने किसी और का ऐड कर देना है। ठीक, उसके अलावा आप उसको मल्टीपल टाइम्स जो है चेक करें। मेरा जो पर्सनली एक है तो अब यही है कि आप लिखें थीसिस में अपने, हम लोग खुद तो लिख नहीं सकते। इंट्रोडक्शन अगर लिख रहे हैं तो आपने, अगर अनएम्प्लॉयमेंट का वो टॉपिक है, आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड उसको सर्च किया, उसको सर्च करने के बाद उसके 5-10 आर्टिकल्स देख लिए, और यहाँ फिर गूगल पे भी लिखी हुई मिल जाती है चीज़ का अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इसके बारे में उसको अपने वर्ड्स में चेंज करने की कोशिश करें। को 2 से 3-4 दफ़ा उस लाइनों को पढ़ें जो कि इंटरनेट पे लिखी हुई आपको मिल रही है, और फिर उसको अपने वर्डिंग में चेंज करने की जो है वो कोशिश करें, ताकि आप उसको प्रॉपरली समझ सकें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और थोड़ी बहुत इंग्लिश हम लोगों को आती ही है ना, तो हम लोग उसको खुद से समराइज़ करने की कोशिश करें, और फिर इसको जाकर तो प्लेजरिज्म टूल्स में चेक करें, और फिर प्लेजरिज्म टूल्स को में चेक करने के बाद अगर प्लेजरिज्म आ रहा है तो फिर हम उसको पैराफ्रेजिंग टूल से उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं, जिसको हमने समराइज़ किया था उसको पैराफ्रेज करना है। जो आपने इंटरनेट से लेकर कहा उसको कॉपी पेस्ट किया है उसको समराइज़ नहीं करना। तो प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा एक सीरियस इशू है। हम लोग बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है स्टूडेंट लाइफ में स्टक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती हमने किस तरह इसको रिमूव करना है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजिएस्ट वे है कि आप लोग प्लेजरिज्म टूल्स को यूज़ करें, आप लोग जो है पैराफ्रेजिंग टूल्स को यूज़ करें, और इनको यूज़ करते हुए अगर आपने एक पैराग्राफ पे लिखा है तो आप इनको यूज़ करें प्रॉपरली, और फिर आप लोग जो है वो प्रॉपरली इसके अंदर साइटेशन, इसके रेफरेंसेस को ऐड करें, तो कभी भी इसके अंदर आपको प्लेजरिज्म का इशू जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका प्लेजरिज्म आ भी जाएगा तो 10 to 15% होगा जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लिखते हैं और आपका 80% या 70% प्लेजरिज्म आ रहा है तो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते होते, क्योंकि अक्सर जो हमें अनपेड मिलते हैं, मतलब फ्री में हमें प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स मिलते हैं, उसमें हम लोगों को इतना प्लेजरिज्म शो नहीं होता। लेकिन जो हमारे टीचर्स होते हैं उनके पास हमेशा पेड वर्जन्स होते हैं उनके, और उसमें जो है वो प्लेजरिज्म अच्छी तरीके से चेक होता है। तो इसलिए अच्छे से अच्छे तरीके से उसको लिखने की कोशिश करें। चीज़ों को जब आप समझ के लिखना शुरू कर देंगे तो आपके जो प्लेजरिज्म वाला इशू है आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय कर देगा। ठीक है, अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगर थोड़ी बहुत अगर मेरे से गलती या कोई समझाने में कमी रह गई है तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर करूँ और आप तक लेकर आऊँ, ताकि जो स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस की हैं आप लोग उससे बच सकें। तो इसको आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन जाती रहे और मेरी मेहनत जो है
वो मेरी कामयाबी में बदल जाए। थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए ये है कि आपके लिए पैराफ्रेसिंग टूल्स एंड प्लेजरिज्म टूल्स पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई ना कोई वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, जो कि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे अपने थीसिस राइटिंग के लिए। थैंक यू सो मच।